इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर है। गैर हिंदू प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। विधायक आश्रय नौटियाल ने यह मुद्दा उठाया है। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों जोरों शोरों से चार धाम यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक भी लगातार यात्रा की तैयारियों का लेखा जोखा ले रहे हैं। विधायक आश्रय नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम को बदनाम करने वाले गैर हिंदुओं के केदारनाथ धाम में प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बीजेपी विधायक आश्रय नौटियाल ने कहा, हमारे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूरे प्रशासन, स्थानीय लोग और व्यापारियों, होटल मालिकों और विभिन्न टेंट और दुकान मालिकों के साथ एक बैठक की। उस बैठक में स्थानीय व्यापारियों ने खुले तौर पर कहा कि कुछ गैर हिंदू व्यक्ति क्षेत्र में मांस, शराब और अन्य ऐसी चीजें लाने जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे केदारनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हम लोगों ने, प्रशासन ने एक मीटिंग ली थी जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था। तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है, वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाए, वो उसी आस्था को लेके। देखिए, अभी चलो, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग और किसी ने नहीं बल्कि विधायक खुद आश्रय नौटियाल ने की है और उनकी ओर से जब ये मांग की गई तो शायद हो सकता है अगर आम पब्लिक या आम जनता इस चीज की मांग करती तो इस मुद्दे को इतना तूल नहीं दिया जाता। लेकिन अब क्योंकि विधायक ने मांग की है तो इस पर विपक्ष भी सवाल खड़े करेगा। लेकिन फिलहाल मांग को लेकर क्या जानकारी है? जिस तरह से चारधाम यात्रा चलती है, देश की एक आस्था चारधाम यात्रा के साथ जुड़ी है, इसी को लेकर अब केदारनाथ धाम में जिस तरह से गैर हिंदू जाते हैं और तरह तरह की खाद्य पदार्थ, मांस मछली जैसा जो वस्तुएं हैं वो वहां पर लेके जाते हैं, इस तरह की चीजें लेके जाते हैं जो पूरी तरह प्रतिबंध है। और जिस तरह विधायक आश्रय नौटियाल ने मांग की और इससे पहले जो मंत्री सौरभ बहुगुणा है उनके साथ एक बैठक भी की थी और व्यापारियों की भी यहाँ राय ली गई थी, क्योंकि हमने बीते वर्ष भी देखा है कि चारधाम यात्रा के दौरान इस तरह के कई वीडियो भी वायरल हुए थे और इस तरह वहां जो गैर हिंदू थे वो कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों को एक काम कर रहे थे। उसको लेकर अब जिस तरह से ये मांग उठी है और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अब किस तरह से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध सरकार लगाती है और किस तरह से गाइडलाइन बनाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने की जो मांग की जा रही है विधायक की ओर से, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पे, क्या ये संभव है? देखिए, इन सब बातों को लेकर हमने बीते वर्ष भी देखा है कि जो घोड़ा खच्चर इस तरह के जो कामकाज करने वाले वहां पर लोग हैं ज्यादातर गैर हिंदू होते हैं और उनका भी वहां से व्यापार जुड़ा है। इसी को लेकर अब जिस तरह से व्यापारियों ने बैठक की है और मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस बैठक में रही है, हालांकि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सभी जो दुकानदार है, उन्होंने भी कहा है कि जो गैर हिंदू है वो तरह तरह की वस्तुएं लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम की जो आस्था है उसे धूमिल करने का काम करते हैं।
इसको लेकर कितना संभव हो पाता है, किस तरह से गाइडलाइन बनाई जाती है, इसको देखना होगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों मांग हो रही है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि वहां पर इस तरह के जो गैर हिंदू जाते हैं वो कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियां करते हैं, जो कहीं ना कहीं आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ माना जाता है। बिल्कुल, देखिए, और आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये बखूबी हम जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और केदारनाथ के कपाट भी जल्द खुल जाएंगे, और हमने देखा है जब कपाट खुलते हैं तो लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे वाकई में सरकार, प्रशासन, अधिकारी इस तरीके से करना चाहते हैं कि श्रद्धालु जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पहले ही पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष भी कहा था कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और कपाट खुलने से पहले ही जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। इससे पहले अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून या ऋषिकेश की बात की जाए, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जो पंजीकरण होते हैं वो भी जगह जगह उनके लिए भी स्थान बनाए जाते हैं। लेकिन यात्रा किस तरह से दिव्य और भव्य बनाएंगे, अधिकारियों को ये समझना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके प्रबंध हमने देखे हैं किस तरीके से हर बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, जायजा लेते हैं और अधिकारियों से पल पल के अपडेट लेकर समीक्षा भी करते हैं। ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी, हमने सुना है कि ग्रीन इस बार एक थीम रखी गई है जिसके जरिए प्लास्टिक की चीजों को बैन किया जाएगा और यात्रा के दौरान एक पॉजिटिव संदेश जो है वो लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इन बातों को लेकर हमने बीते वर्ष भी देखा है कि लगातार ही जो प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे पूरी तरह प्रतिबंध किया जाता है। समय समय पर विज्ञापन के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जो अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। इसका एक संदेश यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वहां तक भी पहुंचेगा। और किस तरह से इसे रोकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले श्रद्धालुओं का जिक्र कर लेते हैं। जब कुछ ना कुछ सामान खरीदना होता है तो सबसे पहले वो सिंगल प्लास्टिक ही लेते हैं, तो इसे रोकने के लिए समय समय पर कदम उठाए जाते हैं। और उत्तराखंड के सभी जनपद के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने एक संदेश दिया है, एक आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी इस तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों को भी समझना होगा और हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया है और एक जागरूकता का संदेश भी देने का काम किया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर जब तक हम बता देते हैं, चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। परिवहन निगम ने शुरू की तैयारी, रास्ते में बनाए जाएंगे अस्थायी बस स्टॉपेज। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यात्रा के दौरान अस्थायी बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए, खासकर केदारनाथ यात्रा के लिए जो अस्थायी बस सेवा है वो शुरू की जाएगी यात्रियों के लिए और इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, इस खबर पर आपके पास क्या जानकारी? श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में अस्थायी बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर जहां पर्यटन विभाग पूरी तरह तैयारी कर रहा है तो वहीं परिवहन विभाग भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से जो श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और यहीं से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने धामों के ओर रवाना होते हैं। तो उसको लेकर अब परिवहन विभाग ने एक फैसला लिया है। रुड़की कोण पुलिस से लेकर नागसन बॉर्डर तक करीब 7 स्टॉपेज बनाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को
यात्रा करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब यहाँ पर यात्री पहुंच जाता है तो बहुत दूर तक बस स्टॉपेज नहीं मिलता है, तो उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, उसे पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब परिवहन विभाग ने एक अच्छा फैसला लिया है, जो कहीं ना कहीं पर्यटक और जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके हित में बहुत अच्छा ये फैसला रहेगा। हालांकि इसको लेकर जो पर्यटन विभाग और जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द से जल्द अस्थायी स्टॉपेज बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अस्थायी स्टॉपेज बनाने की परिवहन विभाग की ओर से तमाम तैयारी की जा रही है, प्रशासन अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में चार धाम यात्रा इस बार बहुत ज्यादा खास और बहुत ही बेहतर होने वाला है, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार लगातार बैठक कर रही है और यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर समय समय पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, क्योंकि सभी जो भी यात्रा से जुड़े अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनके साथ बैठक लेकर सिर्फ यही निर्देश दिए जाते हैं कि जो देश के कोने कोने से पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनकी यात्रा में जो व्यवस्थाएं होंगी उन्हें दुरुस्त की जाए। यात्रा के दौरान मेडिकल की फैसिलिटी हो और जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए यातायात पुलिस को पहले ही निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर जो चेक पोस्ट है वो बनाए गए हैं, जगह जगह किसी तरह की दिक्कत ना हो, और बोर्ड भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो यात्री बाहर से आते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं। उसको लेकर भी यहाँ एक कई जगह पर ऐसे बोर्ड चस्पा किए गए हैं, क्योंकि यात्रियों को पढ़कर रास्ता आसानी से मिल जाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ भी जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां अमर बलिदानी जनरल बिपिन रावत की जयंती है। आज जयंती के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के गंगा फार्म में होगा। कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे मुख्य अतिथि। बालावाला बीजेपी मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम धामी ने जनरल बिपिन रावत को नमन किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बलिदान को किया है याद। तो जनरल बिपिन रावत की आज जयंती है। जयंती पर सीएम धामी ने नमन किया और इस अवसर पर देहरादून के बालावाला में बीजेपी मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर क्रांति जारी है। सीएम धामी के खटीमा आवास पर लगा स्मार्ट मीटर। यूपीसीएल लगाएगा 15,87,000 स्मार्ट मीटर्स। खटीमा में सीएम धामी ने की मुहिम की शुरुआत। तो उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर क्रांति को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा स्थित निजी आवास में स्मार्ट मीटर स्थापित किया। ये कदम प्रदेश के लगभग 15,87,000 विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है, जिससे उत्तराखंड में अत्याधुनिक बिजली प्रबंधन की नई शुरुआत होगी। यूपीसीएल द्वारा भारत सरकार की RDSS योजना के तहत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये अत्याधुनिक तकनीक उपभोक्ताओं को रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी, सही बिलिंग, बिजली चोरी की कमी और निर्बाध आपूर्ति जैसी कई सुविधाएं प्रदान करेगी। वहीं ऋषिकेश में अंतर्राज्यीय योग महोत्सव का समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह को मिला गंगा अवार्ड। 75 देशों के 1500 साधकों ने किया योगाभ्यास। तो ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का समापन हो चुका है। समापन समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह को अद्भुत सेवाओं के लिए परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद ने गंगा अवार्ड से सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री कैलाश खेर और पद्मश्री शिवमणि ने अद्भुत प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अंतिम दिन विश्व के 75 से ज्यादा देश के 1500 से अधिक लोग, जिज्ञासुओं, योगाचार्यों और प्रतिभागियों का संगम देखने को मिला। योग महोत्सव और ये परमार्थ की अब पहचान बन चुका है पूरे विश्व में।
और क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के, वो इतनी जगी हुई आत्मा है, कोई अवधूत है, जैसे दाता ने भेजा है अपना संवाहक बना के कि जाइए इस धरती को जगाइए, धरती सोई हुई है। देखो मनुष्य तो हैं लेकिन मनुष्यत्व गायब था, इंसान तो दिखते थे लेकिन इंसानियत गायब थी। जा जाके हमारे प्रधानमंत्री जी अलख जगा रहे हैं मनुष्यत्व को और कह रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, ये होने का, प्रबुद्ध होने का समय है। और अब अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने देश को, अपने मोहल्लों को, अपने जिलों को, अपने राज्यों को बचाने का समय है, अपने परिवारों को बचाने का समय है। पहले हर 5वीं दुकान चाट पकौड़ी हलवाई की होती थी, अब हर 5वीं दुकान केमिस्ट की होती है। इंसान ने तरक्की तो करी पर ऐसी करी पूरी धरती पर। देखिए जब कोविड भी था, घर में बैठे हैं लोग, फिर भी एक चीज बहुत ही साइलेंट हथियार सबके लिए चल रहा था, वो थी दवाई, फार्मेसी। वहीं उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप खिल रही है तो कहीं बादल नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में शुक्रवार रात और शनिवार सुबह को हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में ठंडक महसूस होने लगी। बीते दिन देहरादून के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के सभी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों में 3200 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई, निचले क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। तो उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, जहां एक और निचले इलाके में गर्मी का आगाज होने वाला है, तो वहीं फिर से निचले इलाके में जमकर बारिश हुई, जिससे ठंड का एहसास होने लगा है। और वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात की जाए तो शीतकालीन प्रवास, मुखवा, हर्षिल, धराली में हल्की बर्फबारी फिर से देखने को मिली है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर भी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास फिर से एक बार ग्लेशियर आने से राजमार्ग बंद है। देहरादून में नगर निगम का एक्शन जारी है। निगम क्षेत्र की खराब स्ट्रीट लाइट होगी ठीक। नगर निगम ने खुद संभाला मोर्चा। स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाली बढ़ी टीमों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। तो देहरादून में नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम कर रही थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसमें आप अपने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत कर सकते हैं। निगम की टीम तुरंत आपके क्षेत्र में आएगी और लाइट की ट्रीटमेंट करेगी। टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। और हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर जारी। अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलटी कार। तेज रफ्तार के कारण 6 बार पलटी कार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हरिद्वार की सिडकुल रोड पर तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर 6 बार पलट गई, जिससे कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार तेज गति से हरिद्वार की ओर जा रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क किनारे खंभे से टकराकर पलट गई।
इस भयानक हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि तीनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। और रुड़की में कर्मचारियों का शव मिला है, जहां पर कर्मचारी का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। सिंचाई विभाग कार्यालय में मिला शव। 2 दिन से लापता था कर्मचारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो रुड़की में उत्तराखंड सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव कार्यालय में ही मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि 2 दिन से लापता सिंचाई विभाग कर्मचारी का शव कार्यालय में फंदे से लटका मिला और इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद परिजनों और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं परिजनों में इस हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो हमारे मेट है श्री अमर सिंह, उनका फ़ोन आया कि जो हमारे चौकीदार हैं वो 12 तारीख को ड्यूटी पे आए थे, उसके बाद से लगातार गायब हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी उसके घर वालों को डाउट है कहीं अंदर ही ना ऑफिस में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ऑफिस पहुंचा। उसके घर वालों के साथ में और ऑफिस के और कॉलोनी के कुछ लोग थे, उनके साथ में हमने ऑफिस का गेट खोला तो वो अंदर में फिर लटका हुआ दिखा हमें। फिर हमने पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस का। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे चौकीदार का काम करता है। मौके पे आ गए हैं हम लोग, जांच चल रही है अभी, ठीक है। जैसा भी आएगा जांच में तो उसके अनुसार ही जांच का विषय है, फिर जांच में देखेंगे जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ही जो है कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे ड्यूटी पर आता वो घर था और यहाँ से ये जो कर्जे वाले कहते उन्होंने बच्चा अंदर कुआ पे आकर महाराज जी गजनदर नाम का आदमी है, एक पर कर्मचारी एरिकेशन में कुछ बाहर के आदमी कुछ होता नुकारे तो हमारा 8-10-12 लाख रुपए बैटरेस पर झूठो ही काम होते। वो ड्यूटी करता जी, मेरा पति की जगह मेरा चौकीदार था, मेरे आदमी की जगह पापा की जगह ड्यूटी पर करता। चौथा दिन था जी, सारे में ढूंढते फिरे। हम सासू बहू थे दोनों। हम क्या करते, 2 छोटे बच्चे थे। किसी ने हमारी फरियाद नहीं ली। हम सारे में फिरे। हम रिपोर्ट भी कल परसों के करने को फिर रहे। दफ्तर वालों ने मना कर दी कि अभी ना करो, काका वो वापस आ जाए, फिर उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। ये ड्रापा में दे दिया कभी वो वापस आ जाए, वो बाजी फेरी कर देता इस तरह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।